हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप जांगिड़ आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है आप लोगों के लिए। पहले उसको रीड करते हैं और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? दीज आर इमेजनरी स्मूथ कर्व्स। दीज आर इमेजनरी, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट नोट करने का ये है, इमेजनरी है। इसमें इमेजनरी स्मूथ कर्व है, ड्रॉन इन स्पेस, जो कि स्पेस में ड्रॉ किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। ये आपकी डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और कुछ बातें बताऊंगा जिससे हमें समझ में आएंगे कि ये फील्ड लाइंस होती क्या हैं। अब सुनिए ध्यान से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने स्टडी की थी कि कोई हमारा पॉइंट चार्ज होता है, उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ सराउंडिंग में वो अपना फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करवाता है। किसको? किसी अनदर चार्ज को अगर उसके अंदर हम लेके आए तो उसको एक्सपीरियंस करवाता है वो, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। जैसे हमने ऐसे डिनोट किया था कि हमारे पास में ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ऐसे। ठीक है, ये कोई पॉइंट चार्ज है तो इसके चारों तरफ ऐसे एक एरिया बनता है और उस एरिया के अंदर कोई भी अनदर टेस्ट चार्ज लेके आते हैं अपन इस तरीके से, तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव टाइप का फोर्स जो है वो इसको एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया और उस एक्सप्लेनेशन से एक थ्योरी बनाई गई और उस थ्योरी को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि चार्ज जो फोर्स अप्लाई करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको रब किया, ये हमारा स्टार्टिंग में टॉपिक क्लियर हो गया था। जैसे मैं इस प्लास्टिक वाले आइटम को अपने इस कपड़े से रब करता हूँ ऐसे, और रब करने के बाद में डस्ट पार्टिकल्स के पास में लेके जाता हूँ इस तरीके से, और डस्ट पार्टिकल को बिना कॉन्टेक्ट में लिए अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को देखने को ये मिलता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो इस रोड के बिना कांटेक्ट में आए ही इसके ऊपर अट्रैक्ट हो के चिपकने लग जाते हैं। मतलब दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं आया था, फिजिकली कांटेक्ट नहीं हुआ था, बीच में गैप था, फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो उस गैप के अंदर क्या है? उस गैप के अंदर देखिए, ऐसे गैप है ये, इस गैप के अंदर क्या है? उस गैप को हमें डिफाइन करना है। और वही गैप जो है जिसके अंदर हमें, जिसको हम फिजिकली हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, उस गैप के अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में हम कुछ स्टडी करने वाले हैं और उसी से हमें पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। ठीक है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, जब हमने स्टडी की थी, किसकी स्टडी की थी? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो चार्ज होता है पॉइंट चार्ज, वो मल्टीपल चार्जेस के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करता है तो जैसे इंडिविजुअल, जैसे ये Q1 चार्ज जो है ये Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है 100 न्यूटन और इधर Q3 पर भी अप्लाई कर रहा है 60 न्यूटन। ठीक है। तो जैसे पहले ये दोनों थे तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा था, फिर बाद में एक और चार्ज हम लेके आए Q3 जिसके ऊपर भी ये फोर्स अप्लाई कर रहा है 60 न्यूटन। तो क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्या इसके ऊपर इसकी वजह से इफेक्ट होता है? नहीं होता है। क्या इसकी वजह से इसके ऊपर इफेक्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। ये चीज हमने किस में स्टडी की? ये चीज हमने स्टडी की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बताया था। तो उस केस में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा क्यों है कि इसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ता और इसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि इस Q1 से निकलने वाली जो फोर्स ऑफ लाइंस हैं वो बहुत सारी होती हैं। कैसे होती हैं? बहुत सारी फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा चार्ज जो है वो एक तरीके से एक स्फेरिकल बॉडी के ऊपर है,
एक स्फेरिकल पार्टिकल के ऊपर है, तो इस स्फेरिकल पार्टिकल से निकलने वाली फोर्स ऑफ लाइन जो है वो ऑल डायरेक्शंस में होंगी, चारों तरफ होंगी ऐसे, ठीक है, पीछे भी, आगे भी, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब साइड में होंगी, एवरी साइड में, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि एक फील्ड लाइन इसको फोर्स, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है और दूसरी फील्ड लाइन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, तो दोनों फील्ड लाइन अलग अलग हो गई और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए इन दोनों फोर्स के बीच में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे लेके चलें तो हमारे पास में जो ये फील्ड बनती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डेवलप हुई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ ऐसा ही फिनोमेना होता है। ये जो चार्ज है, जो हमने पॉइंट चार्ज लिया है, ये अपने चारों तरफ किस बाउंड्री लाइन तक, इस बाउंड्री लाइन तक, समझ रहे हैं ना आप, इस बाउंड्री लाइन तक जिसके अंदर कोई जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस बाउंड्री लाइन तक अपनी फोर्स ऑफ लाइंस को फैला के रखता है, फोर्स ऑफ लाइंस को फैला के रखता है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से फोर्स ऑफ लाइंस को फैला के रखता है इस तरीके से, मतलब चारों तरफ इसकी फोर्स ऑफ लाइंस जो हैं वो ऐसे फैली रहती हैं, इस तरीके से ऐसे फैली रहती हैं, समझ में आया। तो इस चीज के जितनी एरिया में ये फैली हुई रहती हैं उतने एरिया में ही चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। इज दैट क्लियर? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ लाइंस जो है वो चार्ज से शुरू होंगी और फिर बाहर की तरफ निकलेंगी, जो एरो के डायरेक्शन मैंने लगाए हैं। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए कोई फील्ड बन रही है, जैसे ये बन रही है -Q, तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से होंगी और इस तरीके से होंगी, जिसकी जो डायरेक्शन है वो टुवार्ड्स द चार्ज होगी और पॉजिटिव में अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और ये बाउंड्री लाइन बनाई हमने, ऐसे होंगी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब और भी इस कॉन्सेप्ट को हम और भी काफ़ी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन इजी वे में समझने का तरीका हमारे पास में यही था अभी तक। तो अगर और कोई इजी तरीका होगा तो मैं इसके ऊपर एक और लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए और उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी तक इतना ही समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका। अब ये जो फोर्स ऑफ लाइंस है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। इसलिए हमने इनका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस भी बोल सकते हैं इनको। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? फील्ड लाइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी बात करेंगे। अब मैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे राइट डाउन करता जाऊंगा और उसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और कुछ डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करते हैं, उसके बाद में मैं आपको हाँ, तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने यहाँ पे राइट की है। देखते हैं क्या है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, द लाइंस विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और टर्मिनेट होंगी कहाँ पे जाके? नेगेटिव चार्ज पे। टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दीज आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। देखिए बना के देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ये एक इमेजिनरी फॉर्मूला है। इमेजिनरी फिनोमेना क्यों है ये? क्योंकि जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम इसको ना तो फिजिकली तरीके से हम इसको टच कर सकते हैं, ना हम इसको देख सकते हैं, ना हमें ये दिखाई देती हैं, तो हम उसको इमेजिनरी फिनोमेना ही मानेंगे। बल्कि इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। तो उस केस में अगर हम बात करें तो ये इमेजिनरी कर्व जो हैं, ये पॉजिटिव लाइंस, पॉजिटिव जो चार्ज है, जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, ऐसे कोई पॉजिटिव चार्ज, इससे इस तरीके से बाहर निकलेंगी, ऐसे ऐसे बाहर निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज से, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं निकलेंगी कभी भी, जैसे ये कंटिन्यूअस है ना, ऐसे कंटिन्यूअस ही रहेगा ये, ठीक है। ऐसे नहीं निकलेगी कभी भी, ऐसे करके ऐसे हो गई ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगी। दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द राइट वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट कहाँ पे जाके हो जाती हैं? नेगेटिव चार्ज पे। ये लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है हमारे पास में, इसके अंदर जाके टर्मिनेट हो गई। यहाँ से एक और आई, ये हो गई, यहाँ से एक और आई ऐसे, यहाँ से एक और आई ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये है मतलब इसके अंदर आकर ये बिल्कुल टर्मिनेट हो जाएंगी, बिल्कुल भी इनकी आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। नेगेटिव चार्ज में आने के बाद में इसके आगे ये कहीं नहीं जाने वाली है। ये इसका सिस्टम होता है, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी।
इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है उसकी बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वो है डायरेक्शन को शो करने वाली। मतलब जो फोर्स है आपका, जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये चार्ज लिया इस तरीके से, इसकी ये फील्ड लाइंस हैं, ऐसे ऐसे इसकी फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस बनाई मैंने, एक मिनट सॉरी, ऐसे बनाई मैंने, ठीक है। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो ये हम एरो से सिंबल से दिखा रहे हैं। अब इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे मैं इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, तो ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो गई और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन भी यही हो गई, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये स्मूथ कर्व है, मतलब फील्ड लाइन जो है वो हमेशा क्या होती है, स्मूथ कर्व होती है। और इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे इस पॉइंट के ऊपर ये P पॉइंट था, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं निकालना चाहूँ Q पॉइंट के ऊपर, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। इसको हम दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे ये है और फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, दोनों की डायरेक्शन ऑलवेज सेम रहेगी। तो उसी के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट किया है। क्या है? फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व होते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन, टेंजेंट बनाएंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर तो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एट दैट पॉइंट। ये हमारी इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं अपन। हाँ, तो जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है थर्ड नंबर, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और थर्ड नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कैसे समझना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी जस्ट सेकंड नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें हमने डायग्राम बनाया इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आपने डायग्राम बनाया था, इस तरीके से फील्ड लाइंस हैं और इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप डायरेक्शन निकाल रहे हैं, टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे डायरेक्शन आ गई है ये वाली, जिसको हम वेक्टर ई और एफ की डायरेक्शन बता सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे निकाला तो ये वाली डायरेक्शन हो गई, टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे निकाला तो ये वाली डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे निकाला तो ये वाली डायरेक्शन हो गई, इस तरीके से। लेकिन अगर कोई दो फील्ड लाइन्स हैं, मान लीजिए कोई भी दो फील्ड लाइन है, जैसे एक ये फील्ड लाइन है, दूसरी ये फील्ड लाइन है, ऐसे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और मेरे को इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर जहाँ क्रॉसिंग पॉइंट है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ और यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो दो डायरेक्शन मिलेंगी, किसकी, फोर्स की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स और उसकी दो डायरेक्शन कभी भी नहीं होती हैं। इसलिए ये जो फिनोमेना है ये बिल्कुल भी हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि ये एक इमेजिनरी फॉर्मूला है, फिनोमेना है जिसमें हमने पहले से अज्यूम कर रखा है। तो ये चीज़ भी हम अज्यूम करके रखेंगे कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने से उसकी डायरेक्शन का पता चलता है। अगर वो क्रॉस करती हैं तो क्या होगा, बिकॉज इफ दे क्रॉस दैट विल इंडिकेट द टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दो डायरेक्शन मिलती है फोर्स की, जो कि एक इम्पॉसिबल बात होती है एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, जैसा जो कि पॉसिबल नहीं है। हेंस क्रॉसिंग टू लाइन्स इज नॉट पॉसिबल, इसलिए दो लाइनों का क्रॉसिंग जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बोर्ड्स एग्जाम के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हर चीज़ को थोड़ा माइनर तरीके से हमें देखना है, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका भी हम आंसर दे पाएँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है लेकिन उनका मीनिंग वही निकलता है। इसलिए हर एक बात को, हर एक जो इसके अंदर स्टेटमेंट लिया जा रहा है उसका अच्छे से मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की। वो क्या है अभी देखते हैं। हाँ देखिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। उस फॉर्मूले में हमने क्या देखा, उस फॉर्मूले में हमने देखा कि E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1 कूलम। यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव
चार्ज, इसको यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सिंगल होता है, यूनिट होता है। तो अगर उसको यूनिट की वैल्यू डालें तो हमारे पास में E इज इक्वल्स टू F आता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स है। और वो फोर्स जो है, ध्यान से सुनिएगा आप, वो फोर्स कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये Q है और इस Q के चारों तरफ बनने वाली फील्ड ये है, इस तरीके से। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो ये फील्ड बनी है, इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से मैंने शो कर दी, यहाँ पे ऐसे शो कर दी, देख लीजिए ऐसे शो कर दी। ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम दी चार्ज हमने एरो लगा दिया है, यहाँ पे एरो का सिंबल जरूर लगेगा फील्ड लाइंस के अंदर, इस तरीके से लगा दिया है। अब ध्यान से सुनिए आप, अगर ये ऐसा है तो हमारे सामने सिचुएशन सामने नजर आ रही है। अब अगर इस चार्ज का, ये कौन सा है, सोर्स चार्ज, अब इसके मैं कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी बात करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगा। अब अगर ध्यान से सुनना है, अब अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज कर दिया जाए, कौन से चार्ज का, सोर्स चार्ज का, जिसकी वजह से फील्ड बन रही है, इसका अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया जाए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं 2Q प्लस का 2Q, तो बनने वाली जो फील्ड है उसको मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, देखना आप ध्यान से, ऐसे डिनोट कर दिया मैंने, ऐसे 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 डिनोट कर दिया है, एरो लगाए एरो लगाए एरो लगाए, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से एरो लगा दिए। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको साफ नजर आ रहा है कि मैग्नीट्यूड, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने से फील्ड लाइंस जो है वो भी इंक्रीज हो गई हैं। क्या इंक्रीज हो गई हैं, फील्ड लाइंस जो है वो इंक्रीज हो गई हैं। यहाँ पे फील्ड लाइंस की जो संख्या है वो कम है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो ज्यादा है, मतलब इनकी क्राउडिंग जो है वो डिफरेंट है दोनों की। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो क्राउडिंग होती है, किसकी क्राउडिंग, जो फील्ड लाइन की जो क्राउडिंग होती है वो अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। दैट मीन्स स्ट्रेंथ जो है दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट मीन्स स्ट्रेंथ, फोर्स की जो स्ट्रेंथ है दोनों के अंदर वो अलग अलग हो जाएगी। तो ये क्राउडिंग क्या बता रहा है आपको, ये क्राउडिंग बता रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है रादर देन दिस वन। तो ये चीज हमें इसके अंदर कंसीडर करनी है। दैट मीन्स क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? ये हमें कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझना है। अब देखिए इसी का एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, इसी दोनों के अंदर बताता हूं, किसी में भी। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है आपके पास में A, इस पॉइंट के ऊपर हमको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके आए Q नॉट, तो इस केस में लगने वाला फोर्स हमें देखना है कि कितना लगेगा। तो हमने एक सर्किल मान लिया, मान लीजिए एक सर्किल ले लिया हमने, एक रिंग ले ली, ये रिंग ले ली, ये लीजिए, ठीक है। अब इसी साइज की रिंग हमने एक यहाँ पॉइंट ले लिया B, और इसके ऊपर हम इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं और इसी सेम रिंग को हमने यहाँ पे रखा। तो ये देखिए यहाँ पे रखा। अब देखिए यहाँ पे फील्ड लाइन कितनी है 2, और यहाँ पे फील्ड लाइन कितनी है 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 फील्ड लाइंस कवर हो रही हैं और इसमें 2। तो दोनों में से फोर्स कौन से में ज्यादा अप्लाई होगा, बी वाली पोजीशन पे ज्यादा अप्लाई होगा। दैट मीन्स क्राउडिंग जहां पे ज्यादा होगी फील्ड लाइंस की, उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। दैट मीन्स फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, और जहां पे कम होगी वहां पे कम अप्लाई होगा। तो इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ जो है वो भी इसी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर 5, उसको हम देखते हैं वो क्या है। हाँ जी, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो नेक्स्ट क्या है, वो नेक्स्ट ये है कि जैसे हमने कोई चार्ज लिया, जैसे ये हमारे पास में +Q कोई चार्ज है, इससे निकलने वाली फील्ड लाइन हमने ऐसे दिखाई, ऐसे दिखाई, ऐसे दिखाई, ऐसे दिखाई, ऐसे इस तरीके से शो की, देखिए ऐसे शो की, ऐसे इस तरीके से शो की, ये लीजिए ऐसे शो की, ठीक है। तो ये जो है जहां से ये स्टार्ट हो रही है फील्ड लाइन, ये हमेशा जो सरफेस है जहां से ये स्टार्ट हो रही है वहां से हमेशा परपेंडिकुलर होगी। दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी
एकदम बिल्कुल। और जहां पे जाके ये टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट कहां पे होती है? नेगेटिव चार्ज पे। दैट मीन्स यहां पे मान लिया माइनस क्यू, ये माइनस का क्यू है, ये गई यहां पे, इस जगह भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। ठीक है, जैसे ये वाली है तो ये कैसे जाएगी? ये देखिए ऐसे जाएगी, यहां पे जाके इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे ये वाली है, इसको भी अगर हम लेके जाएं तो ये ऐसे जाएगी इसके ऊपर, यहाँ पे जाके 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर हम एक और लाइन ले और उसको ले जाके ऐसे छोड़ दें तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। तो ये जो मेथड है ये गलत है, इस तरीके से नहीं लेना है हमें। जहाँ से स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, उस सरफेस के ऊपर भी परपेंडिकुलर होंगी, और जहाँ से जाके टर्मिनेट होती हैं उस सरफेस के ऊपर भी परपेंडिकुलर होंगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, तो इस तरीके से हमें इसको भी याद रखना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू दी सरफेस। हर किसी सरफेस के ऊपर ये हमेशा राइट एंगल में ही होती हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ये हमारी 5th वन प्रॉपर्टी हो गई। अब 6th वन प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और वो यूनिट है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और उसको फ्री स्पेस में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? फ्री स्पेस में। तो उस चार्ज से जो प्रोड्यूस होंगी फील्ड लाइंस, उसका नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड यूनिट चार्ज विच इज केप्ट इन फ्री स्पेस। तो उस केस में उससे प्रोड्यूस होने वाली जो फील्ड लाइन है वो कितनी होंगी, उसकी संख्या कितनी होगी, उसका नंबर कितना होगा, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, यहां से आपको पता है कि फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो उसी के रेस्पेक्ट में हमने इस चीज को सोल्व किया है। देखिए क्या है, नंबर ऑफ लाइंस अज्यूम्ड टू बी लिंक्ड विद ए यूनिट चार्ज। number of lines assumed to be linked with a unit charge are 1 upon epsilon naught, 1 upon epsilon naught, that means 1 upon 8.85 into 10⁻⁻12। अब अगर इस डिजिट को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव की पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव की पावर हो जाएगी। और आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 10⁻+12 अपॉन 8.85। इस तरीके से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर निकल के आ जाएगा, और वो नंबर कितना होगा? बहुत ज़्यादा। जैसे इसको कैलकुलेट करके देखें तो लार्ज अमाउंट में नंबर निकल के आएगा, लगभग करोड़ों में। ठीक है, तो किसी यूनिट चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है वो इस तरीके से हम लोग क्लियरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है फील्ड लाइन की, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास में एक रबर बैंड है, उस रबर बैंड को मैंने इन दोनों उंगलियों में फंसा लिया ऐसे करके। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसको स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद में मैं देखता हूं तो वो एक स्ट्रिंग बन गई है। क्या बन गई है? स्ट्रिंग। जैसा कि हमने 11th क्लास में भी इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है, स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग बन गई है। अगर मैं उसको डिस्प्लेस करूंगा, ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, ऐसे दूर हटाऊंगा, तो ये जो दोनों उंगलियां हैं वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा, टुवार्ड्स टू ईच अदर, दोनों का एक तरफ फोर्स लगेगा। ऐसे उसको स्ट्रेच करूंगा तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही मैंने उसको स्ट्रेच किया तो वो फोर्स ऐसे लगा, और जैसे ही मैंने उसको रिलीज किया तो वो फिर से वापस उसी अपनी रियल पोजीशन में आएगी, और वापस हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब वापस अपनी रियल पोजीशन के अंदर हम उसको दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फील्ड लाइन होती हैं आपकी, ये जो फील्ड लाइन होती हैं ये क्या है? लाइंस बिहेव लाइक ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की तरह ही ये बिहेव करती हैं, ट्राइंग टू डिक्रीज देयर लेंथ, और ये अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करती रहती हैं एनी टाइम। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है और वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का होता है, वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का क्यों होता है उसका रीजन इसमें एक्सप्लेन हो रहा है। जैसे हमारे पास में सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है इस तरीके से, और यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है इस तरीके से, इनके बीच में ये फील्ड लाइन है। ये शुरू कहाँ से हुई? प्लस क्यू से, और किस तरफ जा रही है? माइनस क्यू की तरफ। तो ये एक स्ट्रिंग हो गई है, और ये स्ट्रिंग क्या करेगी? अपने आप को क्या करेगी? कंप्रेस, मतलब अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करती है एनी टाइम।
क्या करती है, डिक्रीज करने की कोशिश करती है। इस तरीके से देख लीजिए, एक और है हमारे पास में, ऐसे दिखाया, ये वाली भी है ऐसे दिखाया, एक और बना देते हैं ऐसे दिखाया, एक और यहाँ पे भी बना देते हैं इस तरीके से, इसको भी ऐसे दिखाया। तो ये जो फील्ड लाइन है ना, ये अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करती है। किस केस में, जब ये स्टार्टिंग और इसका टर्मिनेशन पॉइंट जब दोनों का इसके पास होता है, जब इसका जो इनिशिएटिव पॉइंट है प्लस क्यू और जो इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है माइनस क्यू, जब ये दोनों पॉइंट होते हैं इसके पास में, दोनों चार्ज होते हैं इसके पास में, उस केस में ये अपने आप को डिक्रीज, अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करती है, जस्ट बिहेव लाइक एज ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह वजह से। तो उस केस में क्या होता है, ये जो दोनों चार्ज हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। मतलब हमें ऐसे लगता है जैसे ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, और ये अपने एक दूसरे के पास आ रही हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है इनके अट्रैक्शन का जो मेथड है वो, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन क्यों होता है उसका रीजन ये है। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो क्या है उसमें, हाँ जी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपनी, उसमें जैसे अभी जस्ट जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर हमने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी की कि दो चार्जेस जो हैं वो ऑपोजिट नेचर के हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्यों होती है उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सिव प्रॉपर्टी क्यों होती है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो चार्ज बनाए सेम नेचर के, ये Q है प्लस का और ये भी यहाँ पे प्लस का Q है। अब इनकी फील्ड लाइंस बनाता हूँ, जैसे इसकी ये फील्ड लाइन बनाई, इसकी ये फील्ड लाइन बनाई, इसकी एक और फील्ड लाइन बनाई ऐसे, एक और इसकी बनाई, इसी तरीके से इसकी बनाई यहाँ पे, एक और ये फील्ड लाइन बनाई, एक और ये फील्ड लाइन बनाई, एक और ये फील्ड लाइन बनाई, इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऑलरेडी इस बात के बारे में पढ़ा है कि कोई भी फील्ड लाइन, दो फील्ड लाइन और दो से ज़्यादा फील्ड लाइन हो, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि उस केस में उसकी दो डायरेक्शन हमें मिलती हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये तो केस हो गया गलत। तो सही केस क्या होगा वो बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन, ये भी पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन, दोनों का नेचर सेम है। उस केस में ये क्या करेंगी, जैसे ये एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो ये इसकी तरफ फोर्स लगा रही है और ये इसकी तरफ फोर्स लगा रही है, दोनों इस साइड में, ये इस साइड में लगा रही है, ये इस साइड में लगा रही है। तो उस केस में क्या होगा, ये वाली फील्ड लाइन बोलेगी कि तू दूर हट जा, ये वाली बोलेगी कि तू दूर हट जा, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम बना है, मतलब दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, तो फील्ड लाइन का चार्ज भी सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। उस केस में क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगी, ये इसको रिपेल करेगी, मतलब दोनों एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश कर रही हैं, तू इधर जा, तू इधर जा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो ये बनी हुई है। तो ये फाइनली कैसे हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, मतलब ये इसको दबा रही है, ये इसको दबा रही है, तो ये ऐसे हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, देखिए इन दोनों लाइंस को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, देखना आप ध्यान से। ये हो गई है ऐसे और ये वाली हो गई है ऐसे, ये लीजिए। ठीक है, सिमिलर ये भी ऐसे ही हो जाएगी, ये हो गई है आपकी ऐसे और ये हो गई है आपकी ऐसे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी, वो इसी तरीके से होती चली जाएंगी। अब देखिए, ये तो सिंगल थी, अब इसका फोर्स, ये फोर्स कहाँ लगा रही है, ये इसको इस साइड में फोर्स लगा रही है, ये वाली इस साइड में फोर्स लगा रही है, ये भी इस साइड में फोर्स लगा रही है और ये भी इस साइड में फोर्स लगा रही है। लेकिन इनके दूर हटने की जो कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये फोर्स लगा रही हैं, तो क्या होगा, उसके बावजूद ये फोर्स लगा रही हैं, तो ये वाला जो चार्ज है ये इसको बोलेगा कि थोड़ा सा इधर खिसक जा ताकि मैं भी सीधी हो जाऊं, और इसको भी ये बोलती है कि तू भी इधर खिसक जा तो मैं भी सीधी हो जाऊंगी। तो इसका मतलब ये वाला चार्ज भी थोड़ा उधर खिसक जाएगा, ये वाला चार्ज भी थोड़ा उधर खिसक जाएगा, मतलब दोनों जो चार्ज हैं वो ऐसे धीरे धीरे रिपेल होते, मतलब दूर हटने लग जाएंगे, एक दूसरे से दूर हटने लग जाएंगे। क्यों हटने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो फील्ड लाइन है ये एक दूसरे को एडजस्ट करना चाहती हैं, ये एक अपने पाथ में जाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए ये तो आपस में टकरा नहीं सकती, तो क्या होगा, क्रॉस नहीं कर सकती, तो क्या होगा, चार्जेस को ही दूर हटा देंगी, और उस केस में आपके पास में बनने वाली फील्ड लाइंस क्या बन जाएंगी, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि एक ये बन गई है, एक
ये बन गई है, इस तरीके से ये बन गई है, ये बन गई है, ऐसे ही इसमें बन जाएगी, इसमें बन जाएगी, ऐसे बन जाएंगी। फिर ये फील्ड लाइंस इस तरीके से ऐसे बन जाएंगी, ऐसे इसमें भी बन जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इस जगह, ये जो जगह है खाली जगह, क्या यहाँ पे कोई फील्ड लाइन है? क्या किसी फील्ड लाइन का क्राउडिंग है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोई फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, कोई क्राउडिंग नहीं है यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। और फोर्स 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे कितनी होगी? 0 होगी। और ये जो पॉइंट है इसको फिर हम क्या नाम दे देंगे? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट नाम दे देंगे इसको। ये न्यूट्रल पॉइंट बन गया आपका इन दोनों के बीच में। तो सिमिलर चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट जरूर बनेगा, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम कुछ और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट लेते हैं। उन कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे अलग अलग शेप के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, एरियल किया था, वॉल्यूमेट्रिक किया था। तो उनके ऊपर बनने वाली जो फील्ड है वो कैसी होगी, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो उसी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कैसे होता है। देखिए आप, ठीक है, इसमें देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसी होंगी वो हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज की। ये लीजिए, हमारे पास में नंबर 1 हमने लिया पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ये लिया हमने सबसे पहले। सपोज कीजिए कि आपके पास में कोई पॉइंट चार्ज है, ऐसे ये कोई पॉइंट चार्ज है। तो इस पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस केस में इसकी फील्ड लाइंस क्या होंगी? ऐसे होंगी इसकी फील्ड लाइंस। बताता हूं आपको, इस तरीके से, ये इस तरीके से इसकी फील्ड लाइंस होंगी, जो कि कैसे होंगी? अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो भी कैसी होंगी? रेडियल आउटवर्ड्स होंगी। कैसी होंगी? इफ द चार्ज इज पॉजिटिव तो कैसी होंगी? रेडियल आउटवर्ड्स। ठीक है, और अगर नेगेटिव है, इफ द चार्ज इज नेगेटिव तो कैसी होंगी? रेडियल ही होंगी लेकिन इनवर्ट्स होंगी। ये वाली चीज, ये है पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड जो बनेगी उसका प्रोसेस। अब वो पॉइंट चार्ज कैसा हो सकता है? जैसे एक बॉल को ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है और उस बॉल को हमने पॉइंट चार्ज मान लिया, और वो पॉइंट चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज मान लिया, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो, चाहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर उस बॉल के चारों तरफ हमने ऑल पिन चुबो दी चारों तरफ। तो उस केस में वो कैसा नजर आ रहा है? आपको समझ में आ गया होगा कैसा नजर आ रहा है। हर एक ऑल पिन जो है वो परपेंडिकुलर है उसके सरफेस के। अगर उस केस में उसके कर्व को अगर हम देखें तो एंगल नापेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम इसका एंगल मेजर करें, जैसे मान लीजिए ये बॉल है आपकी, ये आपकी बॉल है और यहाँ से ये फील्ड लाइन है। तो इस केस में अगर ये एंगल हम मेजर करेंगे 90 डिग्री आएगा। इसको मेजर करेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री आएगा। इसको मेजर करेंगे तो ये भी 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे कोई है उसको मेजर करेंगे तो वो भी 90 डिग्री आएगा। मतलब हर एक जो फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, और इस तरीके से होगी। ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास में कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जैसे यही है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कि लीनियरली कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसकी फील्ड लाइन कैसी होंगी वो बात करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास में ये है, कोई वायर है, इसके ऊपर हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो उसकी जो फील्ड बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी बनेगी वो देखना है अब हमें। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोगों ने हेयर कॉम्ब देखा होगा, गोल वाला हेयर कॉम्ब, गोल वाला, उसमें देखा होगा ना आप लोगों ने वो गोल वाला हेयर कॉम्ब, उसके चारों तरफ वो निकले रहते हैं, उसके टीथ जो बनाते हैं ना हम लोग, वो चारों तरफ निकले रहते हैं, देखा है ना आप लोगों ने? सेम का सेम, वैसा का वैसा ही होगा। मान लीजिए ये वायर है,
ये वायर है और इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इसकी जो फील्ड होगी उस चार्ज की वजह से, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ आपको बता दिया गया है कि जैसे इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली सेटल्ड हो जाएंगे अपनी अपनी एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर, जहां पे उनके आपस में लगने वाले फोर्स की वैल्यू 0 होती है और वो कहीं मतलब एक जगह पे अपने आप ही पॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने के बाद में ऐसा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं जहां पे एक दूसरे के बीच में फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो उस केस में वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इसकी जो फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, इधर भी ऑल पिन, इधर 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 इधर, चारों तरफ ऑल पिन लगाते चले गए, ऑल पिन लगाते चले गए, इस तरीके से बन जाएगी। या फिर आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में जो हम जो आपकी जो ब्यूरेट पिपेट जो होती हैं, या फिर जो वो फ्लास्क होता है, उस फ्लास्क को अगर हम साफ करते हैं तो एक ब्रश होता है हमारे पास, एक वायर के चारों तरफ कुछ फाइबर लगा होता है, वो ब्रश होता है, उस ब्रश को देख लो आप, वैसा ही होगा इसका फील्ड भी। उसको हम अंदर डाल के ऐसे ऐसे घुमा के साफ करते हैं, तो वही चीज़ होगी। और वो कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, ऐसे, जैसे मैंने ये बना दिया यहाँ पे एक सर्किल ऐसे दिखा दिया, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये देखिए ऐसे बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी इसकी फील्ड ऐसी बन जाएगी, ऐसे ही नीचे बन जाएगी, इसके नीचे बन जाएगी, इसके नीचे बन जाएगी, इस तरीके से। लेकिन ध्यान से देखिए आप, ये जो बने हुए हैं ना पूरे के पूरे इस तरीके से, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जैसे ये वाली है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे नहीं, क्योंकि जितना ये इसको रिपेल कर रही है उतना ही ये इसको कर रही है, तो इनका बैलेंस बना हुआ है। लेकिन ये जो ऊपर वाली जो जगह है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाले जो हैं फील्ड लाइन, ये ही ऐसी हैं जिनके अंदर ये बैलेंस बना हुआ है। ये जो ऊपर वाली हैं ये ऐसे हो जाएंगी, ये ऊपर वाली जो है ना ये ऐसे हो जाएंगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई दूसरा हमारे पास में फील्ड लाइन है नहीं और ना ही उसके ऊपर कोई दूसरा चार्ज है, तो ये ऊपर से ऐसे हो जाएगा। तो ये है इसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ऐसे होता है। अब अगर हम बात करें किसी स्फेयर की, किसकी बात करें, कोई स्फेयर ले लिया, सपोज कीजिए ऐसे कोई स्फेयर ले लिया, ये लीजिए स्फेयर ले लिया हमने, या कोई सर्किल टाइप ले लिया, इसके ऊपर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस चार्ज से इसको चार्ज कर दिया। तो इसकी फील्ड लाइन कैसे होंगी, देखो इस तरीके से होंगी, आपको पता ही है, ऐसे होंगी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इस तरीके से, ये लीजिए ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे होंगी, ठीक है, ऐसे इसकी फील्ड लाइन होंगी। लेकिन क्या इसके अंदर भी कोई, ध्यान से सुनिए, क्या इसके अंदर भी कोई फील्ड होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 0, देखिए जैसे मैं इसको पीछे लेके जाता हूं, जैसे ये लीजिए, ये यहाँ से मैं इसको पीछे लेके गया, ये वाली भी इधर से आई, इसको भी पीछे लेके गया, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। उस केस में आपने वेक्टर में पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा, इसी तरीके से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी होगी, वो होगी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर इज 0, E इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, और फोर्स भी कितना हो जाएगा इसका 0, क्योंकि नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 0 लग रहा है। ये वाली चीज हो गई आपके पास। अब अगर हम एक और एग्जांपल लें, उस एग्जांपल को अगर हम इस तरीके से कंसीडर करें, देखो बताता हूं आपको, ये लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे हमने एक सीट ले ली, ये एक सीट ले ली हमने कोई इस तरीके से, ये एक सीट है हमारे पास में, एक और सीट ले ली इस तरीके से, ये लीजिए 2 सीट हैं, एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ये लीजिए पॉजिटिवली चार्ज हो गई है ऐसे ऐसे, और एक को नेगेटिवली चार्ज कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसकी जो फील्ड है वो कैसी होती है, इसकी जो फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से होगी इसकी फील्ड,
दोनों सीट के बीच में जो फील्ड बनेगी वो इस तरीके से होगी। बट ये देखिए, ये जो है, ये यहां से देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सबके बीच की डिस्टेंस सिमिलर होगी और ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। इसलिए हम इस टाइप से बनी हुई फील्ड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। बट इनके जो ये एंड है ना, यहां से, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इन एंड्स में ये एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से क्या है? एक दूसरे से सिमिलर डिस्टेंस में है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस केस में यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे जो लास्ट वाली जो फील्ड लाइन होगी वो ऐसी होगी, यहाँ पे भी लास्ट वाली ऐसी होगी। तो ये जो अंदर वाली है ना, इनकी बात कर रहे हैं हम, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। इक्वी डिस्टेंस होती है इनके बीच में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है और उनकी स्ट्रेंथ भी सेम होती है। तो हमने क्या बोला? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन सेम डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ, ये चीज इसके अंदर होती है। ये हमें समझना था इसमें, ठीक है? ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद वो तो समझा ही चुके हैं आपको। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका डाइपोल। जैसे डाइपोल की बात करें हम लोग, तो डाइपोल का मतलब होता है, जैसे दो पोल ले लिए हमने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये लीजिए इस तरीके से, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन से हम उसके लिए फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो वो फील्ड लाइन कैसे होंगी? ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग वो फील्ड लाइन। ये एक फील्ड लाइन है, ये दूसरी एक और फील्ड लाइन है, यहाँ से एक फील्ड लाइन ये है और यहाँ से एक फील्ड लाइन ये है, ये एक और फील्ड लाइन है ऐसे, और एक फील्ड लाइन ये है, और यहाँ से ऐसे दिखा दिया हमने, इसको ऐसे दिखा दिया और एक ये दिखा दिया, ठीक है? इसको भी ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया और ये दिखा दिया। अब पॉजिटिव वाला जो है उसको हमने यहाँ से पॉजिटिव से ऐसे एरो के सिंबल लगा दिए हमने। ये लीजिए, ऐसे एरो के सिंबल लगा दिए। ये है हमारे पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव के लिए यहाँ पे ये वाले एरो लगा दिए हमने, ये रहे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एक डाइपोल बन गया है। जो अगला जो टॉपिक आएगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और वो डाइपोल कैसे बनता है, क्या उसके इफेक्ट होते हैं, क्या उसका डेरिवेशन होता है, कौन से पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये सब बातों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स से हमने फोर्स के बारे में क्या नॉलेज ली, ये सब चीज़ें आज हमने स्टडी की हैं। तो इनके बारे में आप अच्छे से तैयारी कर लें, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड्स एग्जाम दोनों में क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक पोलाइटली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको अच्छे से तैयार करें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और इसके पूरे फिनोमेना को। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ठीक है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।